देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही भारत के अंदर एक राज्य सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को एक छोटा सा तोहफा दिया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात मिडिल ईस्ट की कर लेता हूँ, गाज़ा की कर लेता हूँ। दोस्तों, हाल गाज़ा में लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा को खाली करवाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि हम गाज़ा को खाली कराकर सारे लोगों को वहां से दूसरे इस्लामिक देशों में बसाकर गाज़ा को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग वहां पर घूमने आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक चालाकी है इन लोगों की, गाज़ा को खाली करवाने की, गाज़ा पर इनडायरेक्टली कब्जा करने की। डोनाल्ड ट्रंप के इस इरादे का समर्थन इजराइल लगातार कर रहा है, लेकिन इस्लामिक देश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मिस्र का नाम सबसे आगे आ रहा है। वैसे तो मिस्र ने इस जंग के दौरान क्या कुछ किया है, सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो गाज़ा के लिए हो, फिलिस्तीन के लिए हो, लेकिन अब मिस्र काफी सामने आ रहा है। अब ये खबरें सही है, क्या वाकई में मिस्र ऐसा कर देगा या फिर ऐसा किसी ना किसी वजह से किया जा रहा है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरें ऐसी आ रही हैं, अमेरिका के अंदर जो इजराइल का राजदूत है उसने कहा कि मिस्र इजराइल के बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर रहा है और इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह आ रही है, मिस्र के एक बड़े अखबार ने इस बात का दावा किया है कि मिस्र गाज़ा के अंदर एक बार फिर से पुनर्निर्माण शुरू करेगा। गाज़ा के अंदर गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाले बिना मिस्र पूरा मसौदा तैयार कर रहा है गाज़ा को बसाने का, गाज़ा में बिल्डिंगें बनाने का, गाज़ा को एक बार फिर से पहले जैसा बनाने का पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है मिस्र के अंदर। और मिस्र इस तरीके का मसौदा तैयार करके डोनाल्ड ट्रंप के उस इरादे पर पानी फेरना चाहता है जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दिखा रहे हैं कि गाज़ा के लोगों को हम बाहर निकाल के गाज़ा से गाज़ा को फिर से बसाएंगे। मिस्र कह रहा है कि गाज़ा के लोगों को वहीं पर रहते हुए भी हम गाज़ा को बसा सकते हैं और हम गाज़ा को एक बार फिर से बसाने का काम करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, यह तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। क्या वाकई में मिस्र का इरादा है गाज़ा को बसाने का? वैसे मिस्र हो सकता है कि इस इरादे से भी गाज़ा को एक बार फिर से बसाना चाहता हो कि अगर यहां पर अमेरिका और इजराइल आ गए हमारे बॉर्डर के करीब बिल्कुल, तो दिक्कत हमें बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर ये हमारे देश की तरफ भी बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा तो यहां पर गाज़ा में गाज़ा के लोग ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल ऐसी भी खबर आ रही है, फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में और कुछ जगहों पर एक्टिव है, जिसकी सरकार है, हमास ने मिस्र के कहने पर गाज़ा का जो नियंत्रण है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देने का वादा कर लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद कि गाज़ा के अंदर ना तो पीए रहेगा यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी रहेगी और ना ही हमास की सरकार रहेगी, लेकिन हमास ने कह दिया है कि हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाज़ा सौंपने के लिए तैयार हैं। मिस्र का प्रेशर पड़ा हमास के ऊपर, तो ऐसी बातें सामने आई हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि फिलिस्तीन, गाज़ा ये सब फिलिस्तीनियों का है और इसी के लिए ये लोग हमेशा से लड़ते चले आए हैं। इतनी खतरनाक बमबारी झेलने के बाद भी इन लोगों के हौसले ऐसे हैं कि ये लोग अपनी जमीन को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। उधर खबर सऊदी अरब से भी आ रही है। सऊदी अरब और तुर्की की नजदीकियां काफी बढ़ती जा रही हैं। सऊदी अरब अब तक अमेरिकी हथियारों पर डिपेंड रहता था, लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर ऐसी आ रही कि सऊदी अरब ने तुर्की से $6 अरब का एक रक्षा सौदा किया है, जिसमें युद्धपोत, बख्तरबंद वाहन और बहुत सारी मिसाइलें खरीदने की तैयारी की जा रही है। तो सऊदी अरब पहले जो अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहता था, उसने अब तुर्की से भी हथियार खरीदना शुरू कर दिए हैं। तुर्की कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों, लेकिन तुर्की ने अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। इस जंग के दौरान अगर तुर्की सामने आकर ठीक से जवाब देता तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। अकेला सिर्फ ईरान ही था जिसने सब कुछ किया।
और ये बात आज भी बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हमास को सिर्फ और सिर्फ ईरान ही हथियार दे रहा है। अगर ईरान हथियार देना बंद कर दे तो गाजा के अंदर कुछ नहीं बचेगा। पूरा पूरा सपोर्ट गाजा के लोगों को, गाजा के संगठनों को ईरान का है। दोस्तों, अगर शांति कायम करने की ही बात होती तो शायद कब की शांति कायम हो चुकी होती। शांति कायम होगी ही नहीं मिडिल ईस्ट के अंदर जब तक इजराइल रहेगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, इसीलिए मिडिल ईस्ट के अंदर कभी शांति आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। जब से इजराइल बना है, वजूद में आया है, तब से लेके अब तक लगातार वहां पर अशांति फैली हुई है। और फैलाते कौन है? नेतन्याहू और उनके जो नेता हैं, इसी टाइप के नेता। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त का इजरायली सरकार का वित्त मंत्री है, स्ट्रोमिच। इसने कहा कि 2025 में हमारा जो टारगेट है वो वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में अब तक जितना निर्माण हुआ है, यानी जितनी भी चीजें अब तक वेस्ट बैंक के अंदर बनी हैं, 2025 में हमारा टारगेट यह है कि उससे ज्यादा चीजों को हम ध्वस्त करेंगे, यानी तबाह करेंगे। यह हमारा 2025 का टारगेट है वेस्ट बैंक को लेकर। इनकी बातों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि शांति कायम करने का इरादा इनका थोड़ी ना है। फिर कहते फिरते हैं कि हम आतंकियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पर आतंकी बसे हुए हैं। नेतन्याहू की नजर हमेशा ईरान पर ही रही है। नेतन्याहू का हमेशा से यही इरादा रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान को रोक लिया जाए। अगर ईरान रुक गया तो सारे संगठन रुक जाएंगे। एक बार फिर से इसने कहा कि ईरान को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल एकजुट हो रहे हैं और इस एकजुटता को ट्रंप ही रास्ता दिखाएंगे। नेतन्याहू कहता है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि अयातुल्लाह के पास, यानी अयातुल्लाह खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्र में ईरानी आक्रामकता को पीछे धकेला जाना चाहिए। तो इन सब की नजर में ईरान खटकता है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ 2 देश हैं। वो कौन से हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अपने देश की खबर आप लोगों को बता देता हूं। रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है और इस मौके पर तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको 4 बजे छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। 1 घंटा पहले सरकारी कर्मचारी अब अपने घर जा सकते हैं। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। अमित मालवीय, ये आईटी बीजेपी सेल के हेड हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देखिए भाई, कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए तो काम के घंटों में छूट दी, लेकिन हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाता। कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती है। आगे कहते हैं कि यह फैसला किसी समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए किया गया है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह आपकी स्क्रीन पर जो लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम है शहजादी। आपको यह खबर मैं पहले भी बता चुका हूं। अबू धाबी के अंदर इनको फांसी की सजा हो चुकी है और शायद इनको बहुत जल्द फांसी पर लटका दिया जाएगा। दरअसल इन्होंने एक आखिरी कॉल की थी अपने अम्मी अब्बू को। 14 फरवरी को तकरीबन रात 12 बजे शहजादी का फोन आता है और वो अपने अब्बू से कहती है कि मेरी आखिरी कॉल है और अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मुझे बहुत जल्द अब फांसी पर लटकाया जाएगा। दरअसल आपको बता चुका हूं कि ये एक घर में काम करती थी, एक दंपत्ति के घर में बच्चे की देखभाल करती थी। माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे, बच्चे की किसी न किसी तरीके से तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई, जिसका आरोप फिर इस लड़की के ऊपर आया कि इसने जो है बच्चे को मार दिया। जिसके बाद केस चला और इसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब इसको सज़ा हो चुकी है। बहुत सारी याचिकाएं दायर की, बहुत सारी गुहार लगाई इसके अम्मी अब्बू ने, लेकिन आखिरी कॉल आई है इसकी और कहा है कि शायद अब मैं कभी आपको कॉल नहीं कर पाऊंगी और मेरा वक्त अब आ चुका है। हो सकता है कि इसको बहुत जल्द लटका दिया जाए। दोस्तों, इस वक्त ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो विदेशों में जाकर काम कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। आपने देखा होगा रशिया के अंदर बहुत सारे लोगों को आर्मी में भर्ती कर दिया था और यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया।
इसके अलावा अब जो लोग आ रहे हैं, जो डंकी मार कर गए थे अमेरिका, कैसे कैसे पहुंचे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारे देश के हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर जाकर पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो विदेशी लाइफ होती है ना, इतनी आसान नहीं होती है। अगर हमारे देश के अंदर ही सब कुछ मिल जाए लोगों को तो शायद विदेश ना जाएं, लेकिन लाखों लोग हैं ऐसे जो विदेशों में जाकर ज़्यादा पैसे के चक्कर में बहुत सारे लोग जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर सारी जद्दोजहद करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिल पाता, तो वो मजबूरी में वहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़कर वहाँ पर जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। दूर की लाइफस्टाइल उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों इतनी आसान नहीं है बाहर की लाइफ। अल्लाह हमारे सभी भारतीयों को बाहर सही सलामत रखे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।